चैप्टर 11 उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है? गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है? गर्भाशय। निम्न में कौन सा कथन सही है? शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। निम्न को सुमेलित कीजिए। जंतु दिए गए हैं और उत्सर्जी अंगों के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग सुमेलित कर लेंगे। अमीबा त्वचा सतह व रिक्तिका, केचुआ उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली हरित ग्रंथियां, ऑर्थोपोडा मेलपीगी नलिकाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न को सुमेलित कीजिए। जंतु और उनके उत्सर्जी अंगों के नाम को सुमेलित करेंगे। अमीबा त्वचा सतह व रिक्तिका, केचुआ उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली हरित ग्रंथियां, ऑर्थोपोडा मेलपीगी नलिकाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अंग तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह है यकृत, सीबम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। अंग तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह है यकृत, सीबम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। सबसे अधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। सबसे अधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है लगभग 1.5 लीटर। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है लगभग 1.5 लीटर। हेमोकॉर्डेटा जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका वृक्क। हेमिकॉर्डेटा जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका वृक्क। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी सामान्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी सामान्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। वृक्काणु किस अंग में पाए जाते हैं? वृकक। वृक्काणु किस अंग में पाए जाते हैं? वृकक। मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि है डाययूरेसिस। मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि है डाययूरेसिस। विल्स रोग विल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। विल्स रोग विल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? कैरेटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? कैरेटीन। अल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत। अल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत। चैप्टर 12 तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2% तक। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2% तक। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरिब्रम। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। त्वचा करेगा, हृदय करेगा और नेत्र करेगा। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है?
मेलिन तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? उपयुक्त सभी, यानी सोचना, समझना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय गति का नियंत्रण करना, यह सभी तंत्रिका तंत्र का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? उपयुक्त सभी, सोचना, समझना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना और हृदय गति का नियंत्रण करना। मानव शरीर का तापक्रम न सर्दियों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम न सर्दियों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया। डिसलेक्सिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। डिसलेक्सिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। निम्न को सुमेलित कीजिए। चिकित्सा उपकरण और उनके उपयोग को सुमेलित करेंगे। सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग होता है हृदय में विकार का पता लगाने में, ऑटो एनालाइजर का उपयोग होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में और पेसमेकर का उपयोग होता है हृदय की गति नियंत्रण करने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न को सुमेलित कीजिए। चिकित्सा उपकरण और उनके उपयोग को सुमेलित करेंगे। सीटी स्कैन का उपयोग होता है शरीर में असामान्यता के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग होता है हृदय में विकार का पता लगाने में, ऑटो एनालाइजर का उपयोग होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में और पेसमेकर का उपयोग होता है हृदय की गति नियंत्रण करने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। चैप्टर 13 परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। रक्त प्लेटलेट्स बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त प्लेटलेट्स बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ एंटीकोगुलेंट कौन सा है? हिपैरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ एंटीकोगुलेंट कौन सा है? हिपैरिन। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह के आविष्कारक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह के आविष्कारक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। एबी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। एबी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के समान गति से। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के समान गति से। एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। मानव रक्त की सयानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की सयानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा AB और AB। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा AB और AB। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ समूह। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ समूह। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनियों की। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनियों की। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? सांप।
निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? सांप। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। अधिक रक्तस्राव हेमोफीलिया है आनुवंशिक विकार। अधिक रक्तस्राव हेमोफीलिया है आनुवंशिक विकार। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया किस अंग में बनती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया किस अंग में बनती है? अस्थि मज्जा में। प्रतिजनन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। मानव रुधिर यदि अम्लीय यानी निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। मानव रुधिर यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन के फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन के फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला यानी वार्म ब्लडेड जानवर है? बंदर। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला वार्म ब्लडेड जानवर है? बंदर। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा और फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किस अंग में श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण तथा लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है? प्लीहा में। किस अंग में श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण तथा लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है? प्लीहा में। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4 लाख। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4 लाख। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचना। कोशिकाएं धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचना। कोशिकाएं धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। चैप्टर 14 अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्रीन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय ग्रंथि नहीं है, अधिवृक्क है, पीयूष है और यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय नहीं है, अधिवृक्क है, पीयूष है और यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायोसिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायोसिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है?
सोमेटोस्टेरोन निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? सोमेटोस्टेरोन मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अग्न्याशय या पाचक ग्रंथि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अग्न्याशय या पाचक ग्रंथि। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्वन को रोकता है? अग्न्याशय में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्वन को रोकता है? अग्न्याशय में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्न्याशय। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्न्याशय। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और उनके कार्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देख लेंगे। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन या सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण या सुमेलित है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण या सुमेलित है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन या सुमेलित नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण यह सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण यह भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण यह भी सही है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? एस्ट्रोजन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? एस्ट्रोजन। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? ग्रंथि। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? ग्रंथि। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जन मानवता। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जन मानवता। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? TSH। इस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? डहेलिया की जड़ों से। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? डहेलिया की जड़ों से। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? एडीएच द्वारा। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? एडीएच द्वारा। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। स्त्रियों में रजोनिवृत्त के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? प्रोजेस्टेरॉन। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है?
एड्रीनलिन कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। एड्रीनलिन पित्तपिंड कॉर्प्स ग्लूटेम क्या स्रावित करता है। प्रोजेस्ट्रॉन पित्तपिंड कॉर्प्स ग्लूटेम क्या स्रावित करता है। प्रोजेस्ट्रॉन। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। अंडाशय पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। अंडाशय। बाह्य स्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर देख लेंगे। बाह्य स्रावी ग्रंथि एक्सोक्रीन ग्लैंड्स क्या है, और उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि देखेंगे, दोनों में अंतर को देखेंगे। बाह्य स्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है। बाह्य स्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है। बाह्य स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव वाहिनी में करती है। बाह्य स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव वाहिनी में करती है। उदाहरण है त्वचा ग्रंथियां और पाचन ग्रंथियां। इसका उदाहरण है त्वचा ग्रंथियां और पाचन ग्रंथियां। इनका स्रावी पदार्थ अथवा एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। इनका स्रावी पदार्थ अथवा एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। इनका स्रावी पदार्थ वही कार्य करता है जहां ये स्रावित होते हैं। इनका स्रावी पदार्थ वही कार्य करता है जहां ये स्रावित होता है। यह वाय स्रावित ग्रंथि थी। इसके बाद हम लोग देख लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्रीन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती है। वाय स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्रावित करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावी पदार्थ को स्राव वाहिनी में नहीं बल्कि सीधे रुधिर में छोड़ती है। अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावी पदार्थ को स्राव वाहिनी में नहीं बल्कि सीधे रुधिर में छोड़ती है। उदाहरण पीयूष ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि। उदाहरण है पीयूष ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि। इनका स्रावी पदार्थ व हार्मोन प्रोटीन व स्टेरॉइड का बना होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का स्रावी पदार्थ व हार्मोन प्रोटीन व स्टेरॉइड का बना होता है। इनका स्रावी पदार्थ शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करते हैं। इनका स्रावी पदार्थ शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करते हैं। चैप्टर 15 प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका नहीं है, गर्भनाल है, गर्भाशय है और अंडाशय है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका नहीं है, गर्भनाल है, गर्भाशय है और अंडाशय है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। डिंब वाहिनी नली। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। डिंब वाहिनी नली। नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले जीवों का क्या कहा जाता है। पुंजा, यांगी या गाइनेंड्रोमॉर्फ। नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। पुंजा, यांगी या गाइनेंड्रोमॉर्फ। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों से के आधार पर पहचाना जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है 28 दिन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है 28 दिन। अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि है वैसेक्टोमी। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि है वैसेक्टोमी। रजोचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। रजोचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कृत्रिम व्रीय निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। केवल शुक्राणु। कृत्रिम व्रीय निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। केवल शुक्राणु। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। 4। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। 4। जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं। जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं। स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्पों में। स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्पों में। एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है परपरागन। एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है परपरागन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं उपयुक्त सभी, यानी कटान, कलम और प्रतिकरण। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं उपयुक्त सभी, कटान, कलम और प्रतिकरण। गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है स्तंभ कर्तन। गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है स्तंभ कर्तन। गन्ना, गुलाब, अंगूर एवं बोगेनविलिया आदि में स्तंभ कर्तन स्टेम कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर अथवा बोगेनविलिया आदि में स्तंभ कर्तन यानी स्टेम कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? अंडाशय नहीं है, वृषण है, अधिवृषण है और शुक्राशय है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? अंडाशय नहीं है, वृषण है, अधिवृषण है और शुक्राशय है। मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिन। मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिन। भ्रूणीय विकास का काल कहा जाता है अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि को। भ्रूणीय विकास का काल कहा जाता है अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? एमनियॉन। कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? एमनियॉन। चलिए अब देखेंगे जनद जोनैड्स के बारे में। ये जीवों में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। जनद अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ये जीवों में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। जनद अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण करते हैं। नर जनद को वृषण यानी टेस्टिस और टेस्टाइकल्स कहते हैं जो शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स का निर्माण करता है। नर जनद को वृषण, टेस्टिस और टेस्टाइकल्स कहते हैं जो शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स का निर्माण करता है। इसी प्रकार मादा जनद को अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं जो अंडाणु यानी ओवम का निर्माण करता है। इसी प्रकार मादा जनद को अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं जो अंडाणु यानी ओवम का निर्माण करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण एक एक करके देखेंगे। लड़कों एवं लड़कियों में एक समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या है? लंबाई में वृद्धि, पसीना आना, कांख, आर्मपिट एवं जनन क्षेत्र यानी प्यूबिक रिज्म पर बालों का उगना व तैलीय ग्रंथियों का सक्रिय होना आदि। लड़कों एवं लड़कियों में एक समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? लंबाई में वृद्धि, पसीना आना, कांख यानी आर्मपिट एवं जनन क्षेत्र यानी प्यूबिक रिज्म पर बालों का उगना व तैलीय ग्रंथियों का सक्रिय होना आदि। दूसरा है लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? चौड़े कंधे यानी वाइड शोल्डर्स, आवाज का भारी होना, वृषणों यानी टेस्टिस का विकास तथा व्रीय निर्माण प्रारंभ होना आदि। लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है चौड़े कंधे यानी वाइड शोल्डर्स, आवाज का भारी होना, वृषणों यानी टेस्टिस का विकास तथा व्रीय निर्माण प्रारंभ होना आदि। यह सभी लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्तन ग्रंथियों यानी मेमरी ग्लैंड्स का विकास, कंधों एवं नितंबों का विकास, विकसित अंडाशय यानी ओवरी द्वारा अंडाणु यानी ओवम का त्याग प्रारंभ होना, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होना।
लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? स्तन ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड्स का विकास, कंधों एवं नितंबों का विकास, विकसित अंडाशय यानी ओवरी द्वारा अंडाणु यानी ओवम का त्याग प्रारंभ होना, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होना। यह सभी लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण थे। चलिए अब पढ़ेंगे पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग, ऑर्गेन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से अंग है? वृषण, टेस्टिस, अधिवृषण, एपिडिडिमिस, शुक्रवाहिका, वैस डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, शीशन, पेनिस। यह सभी पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग है। एक बार फिर से देख लेंगे पुरुष प्रजनन तंत्र के कौन कौन से अंग है? वृषण, टेस्टिस, अधिवृषण, एपिडिडिमिस, शुक्रवाहिका, वैस डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, शीशन, पेनिस। अब देखेंगे स्त्री प्रजनन तंत्र के अंग, ऑर्गेन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से अंग है? अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय, यूट्रेस, योनि, वेजाइना, सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड। स्त्री प्रजनन तंत्र के अंग कौन कौन से अंग है? अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय, यूटेरस, योनि, वेजाइना, सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड। यह सभी स्त्री प्रजनन तंत्र के अंग है।